बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश क्लास 11 यूनिट 9 फ्रीडम बाय लैंगस्टन ह्यूज। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन। पोइट्री में 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन जो पिछले सालों में पिछले कोर्स में जो चेंज हुआ है उसमें आता रहा है। बोर्ड का पैटर्न अगर चेंज नहीं हुआ तो यही क्वेश्चन आएगा। समरी जो 9th 10th में आती थी बहुत आसान थी और इसके आने के चांसेस तकरीबन आप फर्स्ट ईयर में 0 है। तो यही था कि पूरी किताब में 2 या 3 नज़में थी, तो बच्चे वो 2 या 3 नज़मों की समरी जो थी वो गाइड बुक से या उनके टीचर्स लिखवा देते या किसी तरह से भी या कोई नोट्स वगैरह उनसे वो याद कर लेते। समरी लिखने का तरीका नहीं बताया जाता था बच्चों को। कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा टीचर भी हो जिसने कोशिश की हो कि समरी खुद से कैसे लिखी जा सकती है। खुलासा का सवाल उर्दू में आता है वो भी याद करवाते हैं, इंग्लिश में समरी आती है वो भी याद करवाते हैं। और पैराफ्रेजिंग सिंगल नेशनल करिकुलम में इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और जो नई किताब आई है उसकी एक्सरसाइज में काफ़ी जगह पे पैराफ्रेजिंग का पूछा हुआ है, तो उससे ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पैराफ्रेजिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन चांसेस किसके इसके 0 है, इसके हैं, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये एक पैटर्न चल रहा है और अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, चेंज हो भी गया तो ये क्वेश्चन जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चे को जज करने के लिए कि उसने पोइट्री कैसी पढ़ी हुई है। और इस क्वेश्चन के मुकाबले में स्टैंजा एक्सप्लेनेशन याद नहीं किया जा सकता। पिछले कोर्स में 20 नज़में थी, हर एक के 3-4 स्टैंजास भी थे किसी में। तो अगर मिनिमम 50 स्टैंजास कम से कम बनते थे, वो 50 स्टैंजास 2 समरीज के मुकाबले में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। जो याद करने के रट्टा लगाने के आदी स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि 5 नंबर का सिर्फ 5 नंबर का सवाल आता था और इतना ज़्यादा याद करना। तो इस पे मेरी राय तो यही है कि इसको करना सीख लें, इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आप कुछ गेन भी करेंगे, अच्छा भी लगेगा, कुछ फ़ायदा भी होगा, आपको प्रैक्टिकली फ़ायदा होगा, आप लिख सकेंगे। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन जिसको सिर्फ स्टैंजा भी कहते हैं, उर्दू में तशरीह के सवाल की तरह आता है। उसमें भी लिखा होता है हवाला मतन और सियाको सबाक से के हवाले से तशरीह करें, यानी बताना है कि जी कौन सी कहानी में से ये कौन सी नज़म में से लिया है और उसका सियाको सबाक बताना होता है कि आगे पीछे पोएम में से जहाँ से लिया गया है उसमें बात क्या की गई है, मैसेज क्या है। ये 2-3 चीज़ें पूछते हैं वो। उर्दू में तो इसी तरह से, इंग्लिश में भी यही है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो समरी जो थी वो मुख्तसरन लेकिन नज़म को मुकम्मल लिखना होता था, पूरी नज़म भी अंदर कवर हो जाए और लिखा भी थोड़ा जाए। तो हमारे यहाँ कुछ टीचर्स या कुछ गाइड्स ऐसी हैं कि वो उसको फैला के इतना बड़ा कर देते हैं कि 2-2 3-3 पेजेस बन जाते हैं और फिर वो हमारे अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन के ज़्यादा लिखा हो तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये बात कहीं किसी हद तक सच भी होती होगी, इसीलिए बच्चे जो हैं वो एक छोटी सी नज़म की समरी जिसकी तकरीबन 8-10 लाइनें बनती हैं टोटल, उसकी इतनी लंबी समरी लिख के आ जाते हैं कि वो समरी नहीं एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन और समरी एक दूसरे का उलट है। एक्सप्लेनेशन है कि थोड़ा सा दिया है उसको एक्सप्लेन करके बढ़ा के लिखें, और समरी क्या है कि ज़्यादा थोड़ा सा जितना भी आपको दिया है उसको और कम करना है, कंसाइज कर देना एनी हाउ। और पैराफ्रेजिंग क्या है, ये एक पॉसिबल है कि ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स में एक नई चॉइस के तौर पे एक क्वेश्चन आ जाए, इज कन्वर्टिंग पोइट्री इनटू प्रोज। शायरी को नसर की सूरत में लिखना है और कुछ नहीं करना, कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, बस बताना है कि ये इंग्लिश जो नज़म में लिखा हुआ है वो अगर सिंपल इंग्लिश में होगा तो किस तरह से होगा,
क्या चीज़ होगी। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन जो है इस तरह से होता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह से लिखी होती है, एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दिए गए स्टैंजा को, ये जो नीचे दिया हुआ है, जो 3 4 6 लाइनें पे नज़म के अंदर से वो उठा के ले लेते हैं, होती कंटिन्यूस है, ये नहीं है कि एक पहली उठा दी, एक तीसरी और एक 10वीं लिख दी, ऐसे नहीं होगा, इकट्ठी होगी जिनका आपस में मिलके मीनिंग बनते हो। तो ये मैंने वहाँ इसी नज़म में से लिए। तो इस तरह से नीचे स्टैंजा लिखा होता है, ऊपर ये स्टेटमेंट होती है, कोई चॉइस वगैरह नहीं आती, जो आ गया वही करना है। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्या बात है, बात क्या की गई है, और रेफरेंस का मतलब होगा कि जो बात की गई है कहाँ पे की गई है, किसने की है, यानी नज़म बतानी है, शायर बताना है, और नज़म का थीम बताना है कि उसमें बात क्या की गई है। ओवरऑल ये होता है। अगर बड़ी क्लासिकल के लेवल पे बात की जाए तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इस स्टैंजा के पहले और बाद में क्या क्या आया। वो एक मुश्किल चीज़ होती है और वो लॉन्ग पोइम्स के लिए आती है। मास्टर लेवल पे जो होते हैं एग्ज़ाम्स, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये क्योंकि नज़म ही छोटी होती है तो हम कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ उसका थीम या उसकी एक शॉर्ट सी समरी लिख देते हैं कि ये नज़म के अंदर बात हुई है, नज़म ये वाली है और इसको फलां शायर ने लिखा है। इस चीज़ को हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। एक मिसकंसेप्शन है, एक गलती है, बहुत सारी गाइड बुक्स, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे टीचर्स इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 3 हिस्सों में स्टेटमेंट लिखी होती है, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो वो क्या करते हैं कि एक हेडिंग बना देते हैं रेफरेंस की, दूसरी बना देते हैं कॉन्टेक्स्ट की, और तीसरी बना देते हैं एक्सप्लेनेशन की। 3 हेडिंग्स के अंडर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात आपको क्लियर कर दूं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आता है और इसका मतलब होता है कि एक यूनिट में एक जगह पे ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके अंदर क्या लिखना है, ये पोएम का टाइटल लिखना है, पोएट का नाम लिखना है, और एक मुख्तसर सा ओवरव्यू देना है नज़म का कि बात क्या की गई है, ऑल एट सेम प्लेस, यानी एक ही जगह पे सारा कुछ लिखना है। ये होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और अगर हम इस स्टेटमेंट को चेंज करके इस तरह से कर दें, रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट, तो रेफरेंस से मुराद ये हो जाएगी कि हम शायर और नज़म का नाम बता दें, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही होगा कि ये जो लाइनें हैं उनके आगे पीछे क्या दिया गया है। तो शॉर्ट पोएम के बारे में सिर्फ उसकी शॉर्ट सी समरी दे देंगे। तो ये है कि जी इस तरह से अगर इसको किया जाए, ये 2 हेडिंग्स हो जाएंगी, रेफरेंस अलग हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। तो ये 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उसको कर देते हैं। जैसे ये एक रेफरेंस की है, उसके आगे रेफरेंस लिख देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट है, फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी शॉर्ट सी समरी टाइप लिख देते हैं कि नज़म के अंदर बात क्या की गई। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है कि कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस दे के बताइए। कॉन्टेक्स्ट कैसे आपको उस बात आगे पीछे क्या है उसका रेफरेंस दीजिए कि कहाँ से लिया और किसने लिखा, ये इसका रेफरेंस है। रेफरेंस दे के फिर लिखिए इसको। तो इसके ऊपर मैं आपसे एक बात करूँगा कि हमारे यहाँ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक बात जो गलत तरीके से होती है, गलती जैसे गलतुल आम भी कहा जाता है, ऐसी हो जाती है कि बाद में उसको ठीक कर लिया जाता है। फिर उसको गलती मानने, यानी गलतुल आम को किसी भी लैंग्वेज एक्सपर्ट के नज़दीक यही है कि जो ऐसी गलती है जो वाइड स्प्रेड है, सब भी ऐसे मानने लगे, अब आप उसको भी इसी तरह से सभी मान रहे हैं। तो ये गलतुल आम में आ चुका है। रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हेडिंग्स लिख के लिख देंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा इस क्वेश्चन का। लेकिन ठीक चीज़ यही है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक इकट्ठा लिखा जाए, ये बहरहाल गलती है। इसी तरह से ये है कि 1993-94 में लाहौर के एक पब्लिशर ने एक बहुत मशहूर गाइड बुक इंग्लिश की 9th 10th के लिए वो उसने
पब्लिश की, तो वो उस बुक में उन्होंने लेटर और एप्लीकेशंस में क्योंकि उन्हीं दिनों में ये उससे कुछ अर्सा पहले जब एग्ज़ाम्स में नकल वगैरह के ऊपर अचानक से बहुत सख्ती होना शुरू हो गई, 93-94 की बात है। तो फिर बोर्ड की तरफ से डायरेक्शंस आई कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से अपना रेफरेंस नहीं लिख सकता पेपर में। वो अपना नाम नहीं लिख सकता, वो अपना रोल नंबर नहीं लिख सकता, वो अपने शहर का नाम नहीं लिख सकता, वो अपना एड्रेस वगैरह नहीं लिख सकता। ऐसी कोई चीज़ पेपर में नहीं लिख सकती। इसके ऊपर यूएमसी बनेगा और ये बोर्ड का रूल बन चुका है। उस चीज़ से को मद्देनज़र रखकर उस किताब वाले ने एप्लीकेशंस के अंदर ABC लिख दिया सिटी के नाम की जगह। यानी अगर वो जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल और नीचे शहर का नाम लिखना, वहाँ पे ABC लिख दिया। अब उसको करने के बाद उसको ख्याल आया कि ABC इस तरह से तो ऑड सा लगेगा, ही क्या चीज़ है। उसने समझाने की गर्ज से उसके गिर्द ब्रैकेट डाल दिए कि यहाँ पे सिटी आता है। ब्रैकेट्स का मकसद भी यही होता है कि बाहर लिखी हुई चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि ये क्या है। होते होते उस सिटी की ब्रैकेट्स उड़ गई तो ABC सिटी हो गया, और उसके बाद से अब ये सिटी पहले आ चुका है, ABC बाद में हो गया, और सिटी ABC हो गया। और ये अब बोर्ड की टेक्स्ट बुक, बोर्ड की किताबों में सिटी ABC लिखा हुआ आता है। यानी एक चीज़ जो उसने एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी, वो उसको गलती से उसी का हिस्सा ही बना दिया। अब अगर एक्चुअली ABC लाहौर हो तो लाहौर सिटी, तो किस पागल को ये नहीं पता होगा कि लाहौर सिटी है, मुल्तान सिटी सिटीज़ है। फिर सिटी के साथ सिटी लिखना ज़रूरी थोड़ी है। ये तो ऐसे ही है कि किसी आदमी का नाम लेके अमजद पूरे उसके आगे लिख दे मर्द। तो ये इस तरह की एक बेवकूफ़ी है जो हमारे यहाँ चल पड़ी है, रिवाज बन गई है और एक्सेप्टेड है। तो इसी तरह से ये भी उसी टाइप की एक बेवकूफ़ी है, चल पड़ी है, रिवाज बन गई है, एक्सेप्टेड है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये लिखें, ये बेहतर है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। Who, how, why, what. Divide your study of poetry into 4 parts. पोइट्री की जो आपकी स्टडी है उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को इनकरेज करें इस चीज़ के ऊपर कि इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ, लेकिन और अगर आप स्टूडेंट हैं तो लंबे लंबे क्वेश्चन रट्टा लगाने की बजाय आप ये काम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट लगा के गूगल से, AI से, इंटरनेट से या अपने टीचर की मदद से, अपनी किताब की मदद से, क्योंकि किताबों में भी तकरीबन ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उनकी मदद से ये चारों चीज़ें अलग से नोट कर लें। परमानेंट होगा, करना आ जाएगा कि कैसे करते हैं, खुद कैसे करते हैं। बना बनाया तो ऐसे ही है कि किसी ने बना के रखा है, आपने उठा के आगे प्रेजेंट कर दिया। तो ये आपकी इसमें कोई एफर्ट नहीं है, सिर्फ आपका ब्रेन है कि जिसने यहाँ से एक बर्तन की तरह से उठाया और दूसरी जगह पर उलट दिया, और कुछ भी नहीं है। तो 4 हिस्से कौन कौन से हैं? हू है। हू में आप बच्चों को ये सिखाएं कि नज़म को लिखा किसने। क्वेश्चन ये बनता है, हू रोट इट, किसने लिखा। तो शायर का नाम क्या है, उसके स्पेलिंग्स और इस तरह की चीज़ें अच्छे से कर लें। शायर का बैकग्राउंड अगर मिल जाए, बैकग्राउंड से मुराद है कि वो कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। ज़्यादातर शायर जो हैं वो अमेरिकन हैं या ब्रिटिश हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपको इस रिसर्च में देखना चाहिए कि शायर का नाम क्या है, उसकी स्पेलिंग वगैरह देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, और फिर जदीद शायर है या क्लासिकल है। इस तरह की शायरी की ये चीज़ें मिल जाती हैं। रिसर्च करेंगे टाइप्स ऑफ पोइट्स या इस तरह की चीज़ें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी तरह के होते हैं, कौन सा पोइट किस तरह का है। आप पोइट का नाम सर्च करें तो आपको उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। पोइट स्टेटस,
उसका रुतबा क्या है। कुछ पोइट ऐसे होते हैं जिनका नाम पढ़कर ही पता चल जाता है कि ये एक इंतहाई आला दिमाग इंसान था, इसने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसका स्टेटस होता है, शेक्सपियर का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, विलियम ब्लेक का है, जॉन मिल्टन का है, काफ़ी सारे ऐसे पोइट्स इंग्लिश में हैं। और फिर आखिर में ये बहुत यूनिक चीज़ होती है कि शायर का स्टाइल क्या है। सादा सा लिखता है, मुश्किल लिखता है, पेचीदा लिखता है, या नेचर के बारे में लिख रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो आप इस नज़म के शायर के बारे में एक असाइनमेंट के तौर पे हू वाला जो है सर्च करके देख लें कि शायर का नाम क्या है, नाम पता चल जाएगा। और हर तरह की चीज़ें, उसका बैकग्राउंड देखें, उसका स्टेटस देखें, स्टाइल देखें, ये चीज़ें। हाउ, कैसा लिखा हुआ है, किसने लिखा और कैसा लिखा, कैसा में उसका स्टाइल आ जाता है। यही जो चीज़ थोड़ी सी आपने यहाँ पे रिसर्च की है वो यहाँ पे ज़्यादा काम आ जाएगी। स्टाइल क्या है उसका, सादा लिखता है, लंबी लंबी लाइनें लिखता है, छोटी लिखता है, मुश्किल लिखता है, आसान लिखता है, इस तरह की चीज़ें। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर काफ़ी इसके होते हैं। हर पोएम का स्ट्रक्चर आप अलग से एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। तो कुछ पोएम्स होती हैं जो स्टैंजास की शक्ल में होते हैं, कुछ रेगुलर स्टैंजास की शक्ल में होते हैं, कुछ दो दो लाइन्स की शक्ल में जिन्हें कपलेट फॉर्म कहा जाता है, उस तरह से होते हैं। तो स्टाइल स्ट्रक्चर नज़म का देख लेना। लैंग्वेज कैसी है, मुश्किल है, आसान है, या फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इस तरह की चीज़ें। और फिर फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं, यानी सिमिली और मेटाफोर और इस तरह की चीज़ें। इनके ऊपर एक अलग से वीडियो मौजूद है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सिमिलीज, मेटाफोर्स, इस तरह की, और अलूजन्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपने हाउ में देखनी है। वाई, क्यों लिखा, मकसद क्या है। तो ये हर पोएम का कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई मकसद होता है, कोई थीम होता है। मैसेज ऑफ द पोएम और थीम ऑफ द पोएम, ये आपने बताना है। ये एक आध लाइन होगी, एक आध सेंटेंस होगा, बात खत्म हो जाएगी। और बहुत अहम हिस्सा जिसने आपको नंबर दिलाने हैं वो पार्ट है कंटेंट ऑफ द पोएम, नज़म के अंदर लिखा क्या हुआ है। जितना हमारा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, उसमें सिर्फ आपको पैराफ्रेजिंग की ज़रूरत होगी कि नज़म को जो लिखा हुआ है उसको पैराफ्रेज कर दें। जितना 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें, पैराफ्राइज करके सादा सी इंग्लिश में लिख दें। पैराफ्रेजिंग की अलग से मैं हर पोएम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो देख सकते हैं आप। इसकी भी बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं। तो पैराफ्रेजिंग जो है वो करनी है बस, और कुछ नहीं करना, कुछ मुश्किल वाली चीज़ें नहीं करनी। हाँ, क्वेश्चन 10 नंबर का हो, 15 का, 20 का हो, फिर पैराफ्रेजिंग से हट के कुछ ज़्यादा लिखना पड़ता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से पैराफ्रेजिंग वाले पार्ट का 1 या 2 नंबर होंगे। तो इतने थोड़े नंबर के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दिस स्टैंजा, स्टैंजा का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। डिवीजन इसकी 1 जमा 1 जमा 1 जमा 2, इस तरह से है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे है। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो मेरी प्रेफरेंस है वो ये है कि इसकी 2 हेडिंग्स हों, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और वो दूसरी मैं आपको बता चुका हूँ कि रेफरेंस का लफ्ज़ अलग लिखना है, कॉन्टेक्स्ट का अलग लिखना है, एक्सप्लेनेशन का अलग लिखना है। 3 हेडिंग्स बना ली। तो मैं इस तरीके के मुताबिक आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से मार्क्स डिवाइड होते हैं, किस तरह से आते हैं। एक लिटरेचर के क्वेश्चन में से, या ये जो जैसे लिटरेचर का क्वेश्चन है और लिटरेरी एनालिसिस के लिहाज से इसमें से अच्छे नंबर जो हैं वो 3 या 4 हैं। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं और कुछ रब्रिक्स इस तरह के बनाए जाते हैं कि 5 नंबर भी आ जाते हैं, तो ठीक है, आप इसको जिस तरीके से भी करेंगे इस तरीके से भी आपके 5 नंबर आ जाएंगे अगर 5 देने वाला एग्जामिनर है। अगर वो कोई तजर्बाकार आदमी है, कोई पुराना आदमी है जो सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक काम करता है, तो वो 3 या 4 नंबर ही देगा, आपने बहुत अच्छा भी लिखा होगा तो। इसलिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि इस क्वेश्चन में 4 नंबर अच्छे नंबर है, 5 नंबर किस्मत आपकी,
और 3 नंबर भी ठीक है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई अगर आपने इसको ठीक लिखा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ कि ये कैसे है। पहला सेंटेंस जो आपने लिखना है, दीज लाइन्स जो भी आई हैं आपको पेपर में उनके बारे में, दीज लाइन्स आर सिलेक्शन फ्रॉम, आगे पोएट का नाम लिख दें, लैंगस्टन ह्यूज पोएम, आगे पोएम का टाइटल लिख दें। ये एक बहुत कॉमन गलती है कि पोएट के नाम को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं और पोएम के नाम को भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं। मैंने गाइड बुक्स के ऊपर ऐसा लिखा हुआ देखा है, हालांकि जो स्टैंडर्ड है पंक्चुएशन का, उसमें आप राइटर का नाम कभी भी कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिख सकते। और चैप्टर्स या पोएम्स या लेसन्स के टाइटल जो हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना बेहतर है। आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखेंगे तो आपकी गलती शुमार कर दी जाएगी। इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास डाल देंगे फिर भी गलती होगी। इसको इन्वर्टेड कॉमास के बगैर, शायर का नाम इन्वर्टेड कॉमास के बगैर, नज़्म का नाम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये चीज़ हो गई। 1 नंबर नाम का है और 1 नंबर पोएम के नाम का है। 2 नंबर तो आपके यहाँ पे इस एक जुमले के अंदर कैद हो गया, बाकी रह गए ये 3। आगे आप ने कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, क्योंकि जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूरा बताना है तो कुछ एक्स्ट्रा लिखना है कि नज़म के अंदर बात क्या की गई है, शायर किस कॉन्टेक्स्ट का आदमी था, किस तरह का आदमी था, उसका दौर क्या था, इस तरह की चीज़ें। तो लैंगस्टन ह्यूज वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन पोएट। अफ्रीकन अमेरिकन वो लोग हैं जो डार्क स्किन रखते हैं, जिन्हें हम हबशी कहते हैं। अफ्रीकन जो है, जो अमेरिका में बसते हैं या पूरे यूरोप में बसते हैं, अमेरिका में बसने की वजह से उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं, और अगर वो यूरोप में रहते होंगे तो उन्हें अफ्रीकन यूरोपियंस कहा जाता है। तो ये लोग जो, जिनकी स्किन काली है, वो अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। और इनको इनकी रंगत की वजह से इनके साथ बराबर का सलूक नहीं किया जाता था। आप अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट की अगर थोड़ी सी इंटरेस्ट रखते हैं, इसके ऊपर पढ़ के देख लीजिएगा कि इनके साथ बहुत गलत सलूक होता था। अमेरिका का इतना एडवांस्ड कंट्री होने के बावजूद वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बहुत बुरा सलूक होता था। बराक ओबामा अमेरिका की 225-30 साल की हिस्ट्री में पहला सदर था जो अफ्रीकन अमेरिकन था, पहला, और अभी तक तो उसके बाद कोई नहीं बना। इवन इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करते। एनी हाउ, ये चीज़ें लंबी हो जाएंगी। द पोएम शेड्स लाइट ऑन द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट वेयर द अफ्रीकन अमेरिकन हैड नो इक्वल राइट्स टू द वाइट अमेरिकन। पोएम के अंदर बताया गया है, एक्चुअली पोएम के अंदर तो ये बताया गया है कि वो अपने राइट्स मांग रहा है। तो मांग रहा है, उसकी क्या वजह कि उसके पास है नहीं, उसे दिए नहीं जा रहे। तो ये नज़म जो है ये रोशनी डालती है अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। ये अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट 1950s और 60s के दौरान बहुत ज़्यादा चली थी। लोग कत्ल भी हुए थे, लीडर्स भी कत्ल हुए थे इसमें। तो ये इस तरह की चीज़ थी। अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के ऊपर रोशनी डालता है, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उन्हें वाइट अमेरिकन के मुकाबले में बराबरी के हकूक़ नहीं मिलते थे। द पोएम इज, आगे पोएम के बारे में बता देते हैं जी। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स एंड कंटेन्स 5 स्टैंजास। आप इस लाइन को उठा के नीचे एक्सप्लेनेशन में भी डाल सकते हैं, ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, नीचे डाल सकते हैं, जो वहाँ पे भी ठीक है। अब हमारा ये जो इतना ज़्यादा लिखा है, इसके बाद लैंगस्टन ह्यूज कौन था, पोएम के अंदर क्या है, ये तीसरा नंबर यहाँ पे कवर होगा हमारा। पोएट का नाम, पोएम का नाम, और पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूरी बात क्या है, करने वाला क्यों ऐसे कर रहा है, क्या बात है, इस तरह की चीज़ें, ये सारा 1 नंबर है इसका। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन आपकी 2 मार्क्स की रह जाती है। उसमें हम लिख लेंगे जी, दिस पोएम इज, ये आप बना बनाया यही इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद लिखें तो अच्छा है लेकिन ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनी हाउ, देखते हैं। दिस पोएम इज सिंपल, शॉर्ट एंड थॉट प्रोवोकिंग, ये किसी भी नज़म के बारे में लिख सकते हैं। एंड लैंगस्टन ह्यूज
an American poet, has beautifully described the demand of equal rights for Afro-American citizens. और लैंगस्टन ह्यूज जो कि एक अमेरिकन पोएट है, अफ्रीकन अमेरिकन या अमेरिकन, अमेरिका का नेशनल था, अमेरिकन पोएट, उसने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि उसको डिमांड कर रहा है कि एफ्रो अमेरिकन सिटीजन्स के लिए बराबरी के हकूक हो, जो इस सिविल राइट्स मूवमेंट का एजेंडा था कि बराबरी के हकूक दो हमें। इस पोएम की हमने पैराफ्रेजिंग की है, इसकी रीडिंग की है, तो उसमें भी यही है कि वो कहता है कि मेरा बराबर का हक है, मुझे दो, मुझे भी उतना ही हक है जितना तुम्हें हासिल है। तो आगे पोएम का स्टाइल लिख देते हैं। द फ्री वर्स एंड सिंपल स्ट्रक्चर मेक दिस पोएम ए लव। तो फ्री वर्स है, यानी फ्री वर्स ऐसी है जिसका कोई स्टाइल नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, जैसे बस बैठ कर लिख दिया। इस पोएम का बुक पे अगर आप देखेंगे तो पोएम वाला स्ट्रक्चर ही नहीं लगता, ऐसे ही है, एक किसी लाइन में दो लफ्ज़ लिखे हुए, किसी में एक लिखा, किसी में 4-5 लिख दिए, लेकिन सीधे सीधे जुमले हैं। फ्री वर्स और सिंपल स्ट्रक्चर है, इस नज़म को अच्छा बना देते हैं ये। और इसके बाद आपने ये एक नंबर आखिरी जो दूसरा नंबर है वो लेना है, तो वो लिख देना है दिस स्टैंजा टेल्स दैट। स्टैंजा के अंदर कौन सी बात है, अब उस स्टैंजा को आपने पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेजिंग मैंने की भी हुई है, आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस पोएम की तो पैराफ्रेजिंग करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है उसको शुरू करें और फुल स्टॉप पे जाके जुमला ख़त्म कर दें, इतना आसान है, कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। दिस स्टैंजा टेल्स दैट, और आगे वो सारा पैराफ्रेजिंग वाला टेक्स्ट लिख दें, और आखिर में फिर थोड़ा सा लिटरेरी और कुछ the use of figurative yet simple language give the poem a literary weightage and it remains one of the masterpieces of English tongue. टंग की जगह पे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, टंग भी ठीक है, कि फिगरेटिव और सादा सी जुबान जो है इस नज़म को लिटरेरी तौर पे वजनी उम्दा बना देते हैं, और ये अंग्रेज़ी जुबान का एक मास्टरपीस है। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसके 2 नंबर होंगे, 3 नंबर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के होंगे। और अगर आपको याद करना पसंद है तो गाइड बुक्स मौजूद है, आप इसी को गाइड बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मेरी अपील सबसे, टीचर से भी, स्टूडेंट से भी यही है, खुद करना सीखें, आपका भला होगा, आपका फ़ायदा होगा।